नमस्कार। आज हमारी ज्योतिष की दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कुंडली बनाने का तरीका कि सॉफ्टवेयर की मदद से आप कुंडली कैसे बना सकते हैं। जब हमने वहां पर कुंडली बनाई थी तब आपने देखा होगा कि आपकी जो कुंडली थी वो कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी आपको, जहां पर आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे, कुछ रैंडम नंबर्स थे ये, और आपको जो ग्रह हैं उनके अक्षर लिखे हुए दिख रहे होंगे, और इन्हीं ग्रहों के ऊपर भी आपको कुछ नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये नंबर्स जो होते हैं ये डिग्री होती है, ग्रहों की डिग्री कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी तय कर चुका है, ये उस चीज को दर्शाता है। अब अगर इस कुंडली में से हम इन नंबर्स को हटा दें और जो ये ग्रह के अक्षर लिखे हुए हैं इनको हटा दें तो हमारी जो कुंडली है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो इस कुंडली में आपको जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जो ये ट्रायंगल शेप में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ये जो रोम्बस बना हुआ है, ये जो आकार हैं इन आकारों को हम कहते हैं भाव। अब हर किसी की कुंडली में, चाहे वो आपकी कुंडली हो या मेरी कुंडली हो या शाहरुख खान की कुंडली हो या अमिताभ बच्चन की कुंडली हो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति की कोई कुंडली होगी, उसमें जो प्रथम भाव होगा वो यही होगा। ये बीच का जो ऊपर का भाव होता है ये प्रथम भाव होता है। फिर कुंडली में हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। फिर आप यहाँ से इस तरफ आएंगे तो आपको द्वितीय भाव मिलेगा, फिर तृतीय भाव मिलेगा, फिर चतुर्थ भाव मिलेगा, फिर पंचम, ऐसे ही षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इन भावों को हम घर या हाउसेस भी कहते हैं। तो अगर कोई बोले कि मेरा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, तो इसका मतलब वो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव की ही बात कर रहा है। कई बार हम भी बोलचाल में इसको ऐसे ही बात करेंगे कि मेरे पहले घर में ये ग्रह बैठा था, मेरे दूसरे घर में वो ग्रह है, मेरे दूसरे घर में ये राशि है, मेरे चौथे घर में ये राशि है। हम इसी तरीके से बात करेंगे। तो कुंडली किसी की भी हो, प्रथम भाव हमेशा यही रहेगा, द्वितीय भाव हमेशा यही रहेगा। भावों का जो क्रम है हर किसी की कुंडली में ऐसा ही रहता है। कुंडली के अंदर जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर हम भावों की संख्या नहीं लिखते। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये भावों के नंबर नहीं हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं राशियों के। अब कौन सी राशि को क्या नंबर देते हैं ये हम आगे चलकर देखने वाले हैं, लेकिन ये नंबर राशियों को दर्शाते हैं, ना कि भावों की संख्या को। अगर कोई आपसे बोलेगा कि आपका प्रथम भाव कहाँ है, तो इस कुंडली में भी आप इस भाव को ही बताएंगे। हालांकि यहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर राशि का है, ना कि भाव का। कुंडली के अंदर हम भाव का नंबर नहीं लिखते। अब इन भावों का कुछ नाम होता है। ये नाम हमने दिए हैं उन भावों के कारकत्व के हिसाब से, वो भी मुख्य कारकत्व। जैसे एक भाव से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अगर हम प्रथम भाव की ही बात करें तो प्रथम भाव से भी आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो नाम दिए हैं वो प्रमुख जो कार्यकत्व है उसका उस हिसाब से दिए हैं। जैसे प्रथम भाव है, प्रथम भाव को हम कहते हैं लग्न या तनु। तनु मतलब आपका शरीर पर लग्न से देखा जाता है, तो इसका जो नाम है वो हो गया तनु। या जब भी आपका कोई बोले कि लग्न भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है, तो हम लग्न का मतलब क्या समझेंगे, प्रथम भाव की बात हो रही है। इसके बाद जो द्वितीय भाव है उसको हम धन भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव को हम सहज या सहोदर भाव कहते हैं। दूसरे भाव को हम धन भाव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से धन देखा जाता है। तीसरे भाव को हम सहज भाव कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपके भाई बहन देखे जाते हैं, आपके सिबलिंग्स देखे जाते हैं, इसलिए इसको सहज भाव या सहोदर भाव भी कहते हैं। चौथे भाव से देखा जाता है आपका सुख, तो इसको हम सुख भाव कहते हैं। पांचवें भाव से सुत का मतलब होता है संतान। व्यक्ति का जो बच्चा होगा उसको हम फिफ्थ भाव से देखते हैं, पांचवें भाव से देखते हैं। इसके बाद आपका जो सिक्स्थ भाव है, जो षष्ठ भाव है, यहाँ से हम रिपु देखते हैं, यानी शत्रुओं को देखते हैं। तो इस भाव का नाम क्या हो गया, रिपु भाव हो गया। अब जो सातवां भाव है, सप्तम भाव है, इसका नाम है जया। जया का मतलब होता है भार्या, यानी कि ये जो भाव होता है ये स्पाउस का होता है। पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पति का ये भाव होता है। आठवें भाव का नाम है आयु, क्योंकि यहाँ से आयु देखी जाती है। नवें भाव का नाम है धर्म, यहाँ से हम व्यक्ति का धर्म देखते हैं।
10वें भाव का नाम है कर्म भाव। ऐसे ही 11वें का आय या लाभ भाव भी बोलते हैं। और 12वें भाव का नाम है व्यय। यहाँ व्यय मतलब होता है खर्चा, हम यहाँ से खर्चा देख रहे हैं। आपने कभी कभी अगर आपने कभी टीवी पर एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा या यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा, तो वो इस प्रकार से बात करते हैं जैसे कि धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो जब वो कह रहे हैं धन भाव का स्वामी, मतलब दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। अब ये भावों के स्वामी कैसे बनते हैं ये आगे कोर्स में हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो इन भावों का नाम और इन भावों का जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भावों के कारक ग्रह के बारे में। देखिए, कारक ग्रह का मतलब ये हुआ कि उस भाव का एक नैसर्गिक कारक ग्रह होगा और कारक ग्रह वो हर कुंडली में एक जैसा ही होगा, यानी वो हर कुंडली के लिए वही कारक ग्रह होगा। अब चाहे कुंडली मेरी हो या आपकी या अमिताभ बच्चन की, कारक ग्रह प्रथम भाव के लिए यहाँ पर हमेशा सूर्य ही रहेगा, दूसरे भाव में हमेशा बृहस्पति ही रहेगा, तीसरे भाव का कारक ग्रह हमेशा मंगल ही रहेगा। जैसे हमने इसके पहले जब हम कुंडली में भावों के नाम देख रहे थे तो वहां पर आपने देखा था कि प्रथम भाव को हम तनु भाव कहते हैं और तनु हमारे शरीर को दर्शाता है। ऐसे ही ग्रहों में जो सूर्य है वो हमारे शरीर को दर्शाता है, जो बृहस्पति है वो धन को दर्शाता है, तो इसलिए ये धन भाव का कारक ग्रह बन गया। तीसरे भाव में मंगल हमारे साहस को दर्शाता है और हमारे भाइयों को दर्शाता है। चौथे भाव में चंद्रमा माँ का कारक होता है, चौथे भाव से हम माँ को भी देखते हैं, और चंद्रमा सुख का भी कारक होता है। यहाँ पर आपके कारक ग्रह दो होते हैं, चंद्रमा भी होता है और बुध भी होता है। ये अलग अलग स्थिति में हम अलग अलग कारक ग्रह को इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसे ही पांचवें भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है, बृहस्पति मतलब गुरु। छठे भाव का मंगल और शनि, शनि पीड़ा का कारक है, दुख का कारक है, और मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, तो छठे भाव के कारक ग्रह ये बन जाते हैं। सातवें का कारक ग्रह आपका होता है शुक्र, शुक्र प्रेम का कारक है। लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक है, तो इसलिए इस सातवें भाव का जो कारक है वो शुक्र है। कई जगह पर अगर हम लड़की की कुंडली देख रहे होंगे, जो पति का कारक होता है उसको गुरु भी मानते हैं, तो आपको कई जगह गुरु भी कारक ग्रह इसका दिखाई देगा। आठवें भाव का जो कारक है वो शनि है। शनि क्यों? क्योंकि शनि कारक आयु का भी होता है। शनि पीड़ा का दुख का कारक तो है ही, साथ में वो आयु का भी कारक है, और आठवें भाव को हम आयु भाव भी कहते हैं, इसलिए शनि इसका कारक बनता है। फिर धर्म का कारक कौन हो गया? हमारा बृहस्पति धर्म का कारक हो गया। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं, तो इसके जो कारक ग्रह बने वो बृहस्पति और सूर्य बने। इसके बाद हमारा जो कर्म भाव है, यहाँ पर आपको सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये चार ग्रह आपको कारक ग्रह के तौर पर दिखाई देते हैं। अब आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस जॉब प्रोफाइल में आप हैं, उस हिसाब से आपका जो कारक ग्रह है वो यहाँ पर बदल जाता है। फिर 11वें भाव का जो कारक ग्रह बनेगा वो बृहस्पति बनेगा, और आपके 12वें भाव का जो कारक ग्रह बनेगा वो शनि बनेगा। 11वें भाव में जो बृहस्पति है ये हमारे लाभ को दर्शाता है। जैसे दूसरे भाव में जो बृहस्पति है वो क्या धन को दर्शा रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब धन आएगा तो हमारा इनकम गेन भी होगा, हमको हमारी आय भी बढ़ेगी, हमको लाभ भी होगा, तो बृहस्पति यहाँ पर लाभ को दर्शाता है। और जो 12वां भाव है ये व्यय का है, ये मृत्यु का है, तो जो शनि है वो मृत्यु कारक भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो बृहस्पति है वो दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का और 11वें भाव का, यानी कि धन और लाभ जहां से हो रहा है उन भावों का स्वामी, और धर्म भावों का स्वामी। आपके नवम भाव से हम आपके पिता का विचार करते हैं, और पंचम भाव से आपकी संतान का विचार करते हैं, और थोड़ा बहुत धर्म हम लोग पंचम भाव से भी देखते हैं। तो पंचम और नवम भाव दूसरा, और 11वें भाव का जो स्वामी बनता है वो बृहस्पति बन जाता है। फिर आपके जो छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, यहाँ का जो स्वामी बनता है या यहाँ का जो कारक ग्रह बनता है वो बनता है शनि। यहाँ से आपको दुख और पीड़ाएं आती हैं, तो ये 3 भावों का स्वामी आपका शनि बन जाता है। यहाँ पर ये मैंने चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं भावों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण से मतलब है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, और इन भावों के हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं कि इस कॉम्बिनेशन को हम
ये कहेंगे और इस कॉम्बिनेशन का हम ये नाम देंगे, और उन कॉम्बिनेशंस का कुछ असर होता है हमारी कुंडली के ऊपर। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें केंद्र भाव की, तो केंद्र भाव हमारा मिलकर बनता है पहले भाव से, चौथे भाव से, सातवें भाव से और 10वें भाव से। अगर हमारे ये 4 भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, देखिए यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हैं ना, ये राशियों के नंबर नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, ये भाव को दर्शाने के लिए मैंने भाव के नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर हम बात करें केंद्र भाव की, तो हम क्या बोलेंगे, 1, 4, 7 और 10, इन भावों को हम केंद्र भाव बोलते हैं। 1, 4, 7 और 10 इन भावों को हम केंद्र भाव बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से 1, 5, 9 को हम बोलते हैं त्रिकोण, क्योंकि देखिए ये मिलाकर बनता है त्रिकोण। अगर हम 1, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो ये एक त्रिकोण बनाता है, इसको हम बोलते हैं त्रिकोण भाव। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव हमारी कुंडली के शुभ भाव होते हैं। इसके बाद आपका 2, 5, 8, 11 पणफर भाव कहलाते हैं। 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम भाव कहलाते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव कहलाते हैं। 8, 6, 12 हमारे त्रिक भाव कहलाते हैं। 3, 6, 11 हमारे त्रिशधाय भाव कहलाते हैं। जो ये त्रिक भाव होते हैं ये कष्टकारक होते हैं, इन भावों को हम अच्छा नहीं मानते। तो ये भाव आप याद करके रखेंगे कि कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है उनको हम क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योतिष में नवग्रहों की। तो ज्योतिष में मुख्यतः 9 ग्रह होते हैं, जिनके नाम है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और यहाँ पर आपका केतु आएगा। ऐसा करके आपको 9 भाव देखने को मिलते हैं ज्योतिष में हमारे। इनमें से जो राहु और केतु हैं ये हमारे छाया ग्रह कहलाते हैं। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी एक गोला है, इसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा है, हमें दिखाई देता है। सूर्य है, हमें दिखाई देता है। लेकिन राहु और केतु हमें दिखाई नहीं देते। ये छाया ग्रह कहलाते हैं, शैडो प्लैनेट्स। असल में राहु और केतु बनते कैसे हैं, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा और इसकी जो परिक्रमा कर रही है वो पृथ्वी हमारी ये रही। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो ये उसका पथ है, ये उसका मार्ग है जिस मार्ग पर वो परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा हमारा, तो मान लीजिए चंद्रमा है। अब चंद्रमा भी जब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तो वो भी एक सर्कुलर मोशन में करता है, तो मान लीजिए ये चंद्रमा का पाथ है। अब चंद्रमा नॉर्थ साइड की तरफ में जब पृथ्वी के मार्ग को चंद्रमा का मार्ग काटता है जिस पॉइंट पर, इसको हम लोग बोलते हैं राहु। और साउथ में जो मार्ग कटता है इस मार्ग को हम लोग बोलते हैं केतु। तो राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी के परिक्रमा के मार्ग को जब चंद्र का परिक्रमा का मार्ग काटता है तो उस बिंदु के नाम राहु और केतु हैं। यहाँ पर ग्रहों को लिंग के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इनको हम पुरुष ग्रह बोलते हैं। पुरुष ग्रह का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव इन नेचर होंगे, प्रोटेक्टिव इन नेचर होंगे, ताकत थोड़ी ज्यादा होगी, भावनात्मकता थोड़ी कम होगी। ये पुरुष ग्रह की खूबियां हैं। स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र आते हैं स्त्री ग्रह में। स्त्री ग्रह का मतलब क्या है कि ये थोड़े से सौम्य होंगे, इनमें भावुकता थोड़ी सी ज्यादा होगी, इनके स्वभाव में सौम्यता आती है, तो इनको हम स्त्री ग्रह बोलते हैं। नपुंसक ग्रह में आपके बुध और शनि आते हैं। तो नपुंसक ग्रह क्या होते हैं कि इनका कोई बेसिक नेचर नहीं होता, ये थोड़ा सा उदासीन होते हैं, या फिर जो जैसा कह रहा है ये उसकी तरफ झुक जाते हैं। इनका खुद का कोई ऐसा खास नेचर नहीं होता, उदासीन टाइप के थोड़े से ये रहते हैं। तो हम बुध और शनि की बात करेंगे। अब इसमें बुध को ना हम बच्चे की संज्ञा भी देते हैं, बुध एक बच्चा है, और शनि को हम बुजुर्ग की संज्ञा देते हैं कि शनि एक बुजुर्ग है। तो जैसे बुजुर्ग होता है उदासीन होता है थोड़ा सा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, और बच्चा जो होता है वो किसी की भी बातों में आ जाता है, जो जैसी बात करेगा वो उस तरीके की बातें करने लगता है। तो ये स्वभाव की बात हो रही है इनकी। पुरुष, स्त्री और नपुंसक ग्रह से हमें उनके स्वभाव के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, और आगे चलकर ये अलग अलग प्रिडिक्शंस में भी यूज होते हैं। तो जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो वहां पर इसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के शुभाशुभ स्वभाव के बारे में। ग्रहों का
खुद का एक स्वभाव होता है, शुभ अशुभ स्वभाव, यानी शुभ स्वभाव और अशुभ स्वभाव। शुभ स्वभाव का मतलब ये हुआ कि ये ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अच्छा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इनके अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये सौम्यता को दर्शाते हैं। ये इनका नैसर्गिक रूप है। नैसर्गिक रूप का मतलब क्या होता है? नेचुरल फीचर है ये इनका। अब अगर हम अशुभ ग्रहों की बात करें तो अशुभ ग्रह का मतलब ये नहीं कि ये ग्रह अशुभ हो गए और आपके जिस भाव में बैठे होंगे या आपके लिए वहां पर अशुभ ही कर देंगे, कुछ गलत ही कर देंगे। अशुभ ग्रह का मतलब हो गया कि ये स्वभाव से थोड़े तेज होते हैं, थोड़ा सा क्रूर स्वभाव होता है इनका। अगर हम इसको बात करें तो अशुभ ग्रहों को हम क्रूर ग्रह भी बोलते हैं, क्रूर ग्रह। तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। इसमें भी जो सूर्य है हम उसको इतना अशुभ नहीं मानते, इसको क्रूर मानेंगे। शुभ और अशुभ के बीच का ग्रह होता है सूर्य हमारा। यहाँ पर बुध का भी एक खास बात है कि बुध भी हमेशा शुभ रिजल्ट नहीं देता है। बुध अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो बुध अपने अशुभ फल देता है। चंद्रमा भी यहाँ पर हमेशा शुभ नहीं होता है। चंद्रमा हमारा पक्ष बल के हिसाब से शुभ या अशुभ होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो जो चंद्रमा पूर्णिमा के पास का होगा, फुल मून के पास का होगा, वो ज़्यादा बली होता है, तो वो चंद्रमा शुभ होगा। और जो चंद्रमा अमावस्या के पास का होगा, जहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, तो वो चंद्रमा थोड़ा सा अशुभ होगा। तो जो हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे वो कौन से हो गए? आपके बृहस्पति और शुक्र। बाकियों के नेचर में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आता रहता है। लेकिन अगर कोई स्वभाव के बारे में पूछेगा तो बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये शुभ होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ होते हैं। अब हम बात करते हैं राशियों की संख्या की। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि कुंडली के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखिए 12 राशियां होती हैं। इन राशियों के नाम होते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कुंडली के अंदर। जैसे मेष राशि के लिए हम 1 नंबर लिखेंगे, वृषभ राशि के लिए हम 2 नंबर लिखेंगे, मिथुन राशि के लिए हम 3 नंबर लिखेंगे, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6। इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तुला के लिए, वृश्चिक के लिए, धनु के लिए, मकर के लिए, कुंभ के लिए और मीन के लिए। इनको आपको क्रम से ही याद करना है। अगर मेष राशि को 1 नंबर दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि मेष राशि का नंबर 1 होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम भाव में कौन सी राशि है, तो आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर नंबर देखा कि 2 नंबर लिखा हुआ है। फिर आपने तुरंत इसको टेबल से मिलाया और आपने देखा कि 2 नंबर की जो संख्या है ये वृषभ को दी जाती है। यानी कि प्रथम भाव में हमारी कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। इनको आपको क्रम से इसी तरीके से याद करना होगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर हम 5 नंबर की बात करेंगे तो वो सिंह राशि है, अगर हम 6 नंबर की बात करेंगे तो वो कन्या राशि है। इसके बाद हम बात करते हैं राशियों के स्वामी की। अब देखिए हमारे पास ग्रह तो 9 है। 9 ग्रहों में भी राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी जाती, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए उनको कोई भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया जाता। तो अब हमारे पास जो ग्रह बचे वो बचे 7 और राशियां हमारे पास हैं 12। अब आप देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि कौन सी है? सिंह की। तो सिंह की राशि का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। 4 नंबर राशि, 4 नंबर का मतलब हो गया कर्क। तो कर्क राशि का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। 2 ग्रहों को, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है। बाकी 5 ग्रह जो बचे, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि, इन सभी को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब देखिए ये जो शुरुआती जो लेक्चर्स होते हैं, जो शुरुआती क्लासेस हैं, यहाँ पर याद करने का थोड़ा सा मटेरियल होता है और ये आपको याद करना पड़ेगा, वरना आगे की क्लासेस में दिक्कत आती है। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको 1 दिन में 2 दिन में याद करना हो। आपके पास काफ़ी समय है, आप लगभग 1.5-2 महीने लगाइए इनको याद करने में। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 10-10, 5-5 मिनट की, आपको ये याद हो जाएंगे। राशियों के स्वामियों को याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं हमारे सौरमंडल को। मान लीजिए ये हमारा सूरज है। अब सूरज के ठीक बाद जो ग्रह आता है वो आता है मरकरी यानी कि बुध। उसके बाद जो अगला ग्रह आता है वो आता है शुक्र यानी कि वीनस। इसके बाद जो अगला ग्रह आता है क्रम से वो आती है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम ग्रहों में काउंट नहीं करते ज्योतिष के अंदर, हम तो वहां पे सूर्य मानते हैं, तो आप पृथ्वी पर इतना ध्यान मत दीजिएगा। हमारा कौन हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वो आता है मंगल। इसके बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति, और इसके बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है शनि। तो हमें इस क्रम को ध्यान रखना है। ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमने बचपन में भी इस चीज़ को याद किया होगा। अब हमें देखना है कि हमारी जो 5वीं राशि है वो किसको दी गई है, सूर्य को, और हमारी जो 4थी राशि है कर्क राशि वो किसको दी गई है, चंद्रमा को। अब हम यहाँ पर संज्ञाओं की बात करते हैं कि हर ग्रह को कुछ ना कुछ संज्ञा दी गई है। इस संज्ञा से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उस ग्रह का बेसिक नेचर कैसा होने वाला है। जैसे कि इस बेसिक नेचर के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, आगे चलकर जब हम पूरी तरीके से सूर्य के कारकत्व और चंद्र के कारकत्व और दूसरे ग्रहों के कारकत्व पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर बस हम थोड़ा सा कि कौन से ग्रह को किस क्रम में राशियाँ दी गई हैं वो याद कर सकें, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे उसकी। बाकी डिटेल में जो बात है वो हम आगे चलकर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो सूर्य है उसको राजा बोलते हैं, कि सूर्य जो है राजा की संज्ञा दी गई है सूर्य को, और चंद्रमा को संज्ञा दी गई है रानी की। अब राजा रानी के पास बाकी जो ग्रह हैं वो प्रजा हो गई उनकी, या उनके यहाँ जो काम करते हैं ये वो लोग हो गए। अब जो बुध है इसको बोलते हैं राजकुमार। तो जब बुध को पता चला कि राशियों का बंटवारा हो रहा है, सबको राशियां मिल रही हैं, सूर्य ने अपनी राशि सिंह ले रखी थी और चंद्रमा ने अपनी राशि कर्क ले रखी थी पहले से ही, तो जो बुध था वो सबसे पहले चंद्रमा के पास गया, क्योंकि चंद्रमा रानी है और बुध हमारे राजकुमार हैं। तो बच्चे को कुछ भी अगर चाहिए तो सबसे पहले वो माँ के पास जाता है। तो जब बुध चंद्रमा के पास गया और उन्होंने बोला कि मुझे भी राशि चाहिए, मुझे भी एक राशि दो, तो चंद्रमा के पास 4 नंबर राशि तो अपने लिए रखी हुई थी। चंद्रमा ने क्या किया कि 3 नंबर राशि बुध को दे दी। अब क्योंकि वो एक बालक है, थोड़े में उसका मन भरता नहीं है, तो वो गया फिर सूर्य के पास, अपने पिता के पास। वहां जाके बोला कि नहीं, मुझे एक राशि चाहिए। तो सूर्य ने 5 नंबर राशि अपने लिए ले रखी थी, तो उसने क्रम से 1 नंबर आगे, यानी कि जो 6 नंबर राशि थी वो बुध को दे दी। इस तरीके से बुध के पास 2 राशियां हो गई, 3 नंबर राशि और 6 नंबर। 3 नंबर राशि मिथुन को कहते हैं और 6 नंबर राशि हमारी कन्या हो गई। अब बुध के बाद जब ये बात शुक्र को पता चली तो शुक्र भी गए चंद्रमा के पास। तो चंद्रमा ने क्या किया कि 4 नंबर अपने लिए रखी थी, 3 नंबर बुध को दे दी, तो 2 नंबर उन्होंने शुक्र को दे दी। फिर शुक्र जो है वो दोबारा सूर्य के पास गए, राजा के पास गए, वहां पर उन्होंने एक राशि मांगी, तो सूर्य ने 5 नंबर अपने लिए ली थी, 6 नंबर बुध को दे दी, तो जो 7 नंबर राशि थी वो शुक्र को दे दी। इस तरीके से शुक्र के पास भी 2 राशियां हो गई, 2 नंबर और 7 नंबर। तो 2 नंबर राशि हमारी वृषभ हो गई और 7 नंबर जो राशि थी वो तुला हो गई। अब ये बात पहुंची मंगल तक। मंगल को जब ये पता चला कि राशियां बांटी जा रही हैं, तो मंगल भी पहुंच गया चंद्रमा के पास। अब यहाँ पर चंद्रमा ने 4, 3, 2 पहले से बांट रखी थी, तो मंगल को उन्होंने दे दी 1 नंबर राशि। अब मंगल सूर्य के पास गए तो सूर्य ने उनको यहाँ पर क्या दे दी, 5, 6, 7, 8 नंबर राशि। क्रम से बढ़ते हुए राशि जो है वो सूर्य यहाँ पर बांट रहे थे। तो मंगल के पास इस तरीके से 2 राशियां हो गई, आपका 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। अब 1 से 8 नंबर तक की जो राशियां थी वो दी जा चुकी थी। अब ये बात पहुंची बृहस्पति तक। तो जब बृहस्पति चंद्रमा के पास गए और उन्होंने अपने लिए राशि मांगी, तो 1 से 8 नंबर तक राशियां दी जा चुकी थी, तो उन्होंने, चंद्रमा ने बृहस्पति को 9 नंबर राशि दे दी। और जब वो सूर्य के पास गए तो सूर्य ने बृहस्पति को दे दी 12 नंबर राशि। तो इस तरीके से जो बृहस्पति है उनके पास भी 2 राशियां हो गई, और वो राशियां हो गई 9 और 12। 9 नंबर धनु, 12 नंबर को हम मीन राशि बोलते हैं। फिर ये बात शनि के पास पहुंची। तो जब शनि पहुंचे चंद्रमा के पास तो उन्होंने उनको 10 नंबर राशि दे दी, और सूर्य के पास जब शनि पहुंचे तो सूर्य ने शनि को 11 नंबर राशि दे दी, क्योंकि 11 नंबर ही आखिरी बची थी। तो इस प्रकार शनि के पास भी 2 राशियां हो गई। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप थोड़ा सा
याद कर सकते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नक्षत्रों की। तो देखिए, ज्योतिष में हम 27 नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। एक 28वां नक्षत्र भी होता है जिसको हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय के लिए वो आता है, इसलिए उसकी इतनी बात नहीं की जाती। जो मुख्य नक्षत्र हैं वो 27 ही हैं। इन 27 नक्षत्रों के नाम क्रमबद्ध अगर हम जाएंगे तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्रों के नाम होते हैं। जिस प्रकार से हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, उसी प्रकार से हर नक्षत्र का भी एक स्वामी ग्रह होता है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है। जैसे अश्वनी, मघा, मूल, इनका स्वामी ग्रह कौन हुआ? केतु हुआ। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा का स्वामी ग्रह कौन हुआ? शुक्र हुआ। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा का जो स्वामी ग्रह हुआ ये सूर्य हुआ। इसी प्रकार से रोहिणी, हस्त और श्रवण का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्र बन जाता है। और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का मंगल, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा का राहु, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद का गुरु, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद का शनि, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का बुध। हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। ये नक्षत्र ग्रह का जो चार्ट है, ये स्वामियों का जो चार्ट है, ये आप याद करेंगे और इसको याद करने के लिए आपके पास काफ़ी समय है। 6-7 महीने बाद हमें इस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास काफ़ी समय है। आप इसको याद करने के लिए अध्ययन, मनन और स्मरण का तरीका अपनाइए। आप पढ़िए, एक बार में 3 ग्रह पढ़िए, उन ग्रहों को फिर एक बार दोहराइए अपने मन में, और फिर कभी भी दिन में कभी भी एकदम से याद कीजिए कि उन ग्रहों के स्वामी कौन थे या उन ग्रहों का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सारे ग्रह एक सीक्वेंस में याद करने हैं। तो ये 27 ग्रह हैं आपके, इनको एक लाइन से याद कीजिए। 9-9 की या 3-3 की जोड़ी बनाकर आप याद कर सकते हैं। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जब आपको ये 9 याद हो जाएं तो फिर आप अगले 9 पर जाइए। जब आपको 9 और 9 18 याद हो जाएं तो आप इन 18 को एक साथ दोहराइए, और जब इसके बाद फिर आप अगले 9 पर जाइए। तो आप देखिए कि 9-9 की ग्रुपिंग की गई है। पहले 9, उसके बाद दूसरे 9, उसके बाद तीसरे 9। 27 नक्षत्रों को 9-9 की जोड़ी में 3 बार बांटा गया है। और ऊपर की जो रो चलती है, जैसे कि ये अश्वनी, मघा और मूल, इनका एक ग्रह स्वामी होगा यहाँ पर केतु। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनका एक स्वामी होगा शुक्र। तो इस तरीके से ये बांटा गया है। तो आप पहले लाइन से याद कीजिएगा, फिर उसके बाद कौन से नक्षत्र का कौन सा स्वामी है, इस चीज़ को हम लोग याद कर लेंगे। तो इसके लिए आपके पास काफ़ी समय है, 6-7 महीने का समय है, उसके बाद ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही 15-15 मिनट भी अगर आप देते हैं इन चीज़ों को याद करने के लिए, तो आपको याद हो जाएंगे आराम से। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सौरमंडल की, हमारे सोलर सिस्टम की। तो पिछली क्लास में हमने जब बात की थी तब मैंने बताया था कि जन्म कुंडली क्या होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रह जहाँ पर स्थित हैं, या तो हम उसका नक्शा बना लें या फिर हम उसकी फ़ोटो खींच लें, उस चीज़ को हम लोग बच्चे की जन्म कुंडली कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये सूर्य है। इस सूर्य के पास आपको पृथ्वी भी दिख रही होगी। यहाँ पर ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये आपका शनि है और ये बृहस्पति है। इसके बाद आपको जो ये आकृतियां दिख रही हैं ये नक्षत्र कहलाते हैं, इनको हम नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र बेसिकली होते क्या हैं? तारों के समूह को नक्षत्र बोला जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि हम जानते हैं कि आकाश तो बहुत बड़ा है, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, तो दूरी का रेफरेंस कहाँ से लें या कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है ये पता कैसे करें? तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने ये नोटिस किया कि दूर देखने पर पता चलता है कि तारों का ये समूह अचर है, यानी कि ये चलता नहीं है। तो हम इनको रेफरेंस ले सकते हैं कि इस समय ये ग्रह कहाँ पर है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आप दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं ट्रेन से। अब आपके घर वाले आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हो। तो अगर रास्ते में कोई भी जगह नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर इस समय ट्रेन चल रही है, तो आप बोलते हैं कि अभी मुझे पता नहीं कहाँ पर ट्रेन चल रही।
लेकिन अगर रास्ते में आपको कोई स्टेशन दिख जाता है, जैसे कि झांसी दिख गया, मथुरा दिख गया, तो आप बोल सकते हैं कि हम मथुरा पहुंच गए। तो इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, दिल्ली से आप कितने दूर हैं और भोपाल के कितने नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो ये रेफरेंस होता है दूरी नापने का। तो आकाश बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर हम किस चीज़ का रेफरेंस लें दूरी नापने के लिए, कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, शनि चंद्रमा से कितना दूर है या बुध से शुक्र कितना दूर है। इन चीज़ों को नापने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नोटिस किया कि दूर आकाश में ये तारा समूह हो गए जो चलते नहीं हैं, ये अचर हैं। यानी कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये अचर होते हैं, ये चलते हुए महसूस नहीं होते। तो इन्होंने उन तारा समूह को नाम दिया नक्षत्र का। मान लीजिए हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको एक नक्षत्र दिख रहा है, तो आपने यहाँ से देखा सीधा हुआ तो आपको ये शुक्र ग्रह बीच में मिला, और इस शुक्र के इस पार जब आप गए तो आपको यहाँ पर एक नक्षत्र दिखाई दिया। तो आप अगर किसी से बोलेंगे कि इस समय शुक्र कहाँ चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि शुक्र फलाने नक्षत्र में चल रहा है, फलाने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। गोचर का मतलब क्या होता है? चलना। ग्रह के चलते रहने को हम लोग गोचर बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के पीछे जो नक्षत्र दिखाई देगा हम बोलेंगे कि सूर्य उस नक्षत्र में इस समय चल रहा है। इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यह हमारा सौरमंडल था, हमने पृथ्वी पर आपको खड़ा किया और यहाँ से हमने चारों दिशाओं के बराबर हिस्से कर दिए। अब हमें पता है कि हम जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो गोलाकार यूनिवर्स है, यानी कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। और हमें यह भी पता है कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और यहाँ पर हमने उसके 12 बराबर हिस्से किए। इन 12 बराबर हिस्सों को ही भाग कहते हैं। तो जब हम इसको 12 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हमें मिलेगा 30 डिग्री, यानी कि हर एक भाव कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने ग्रहों को हटा दिया है। आप मान के चलिए कि ये बीच में पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारी 1 नंबर राशि है, यहाँ पर 2 नंबर राशि है, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो एक तरीके से तो आप इस तरीके से भी कुंडली बना सकते हैं। ये जो आपको एंड दिखाई दे रहा है सर्किल का, यहाँ पर ये राशियां विराजमान हैं। आपने शुक्र ग्रह की तरफ देखा और आपने देखा कि जो शुक्र ग्रह है वो इस समय मीन राशि में चल रहा है। तो आप देखकर कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर राशि हो गई, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर राशियां हो गई। तो इस चीज को आप इस फॉर्म में लिखते हैं। इस तरीके से कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है, किस नक्षत्र में चल रहा है, ये निर्धारित करते हैं। इस चक्र को आप राशि चक्र, नक्षत्र चक्र या भा चक्र भी कहते हैं। आगे चलकर हम इन चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास जो है ये राशि, नक्षत्रों की, भाव की और ग्रहों की एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर मैं केवल आपको इनसे परिचय करवाना चाहता हूँ कि किस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग एक वेबसाइट पर भी चल के देखते हैं। एक वेबसाइट है जो सोलर सिस्टम को थोड़ा सा समझने में आपकी मदद करेगी। हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक वेबसाइट है जो हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन दिखाती है कि किस तरीके से वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बीच में सूर्य दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपको मरकरी दिखाई दे रहा है, यह आपका शुक्र है, यह आपकी पृथ्वी है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो हमको मंगल दिखाई देगा, और अगर जूम करें तो यहाँ पर ये आपको शनि दिखाई देगा, और ये आपका बृहस्पति है। इसके अलावा आपको नेपट्यून भी दिखाई देगा और यूरेनस भी यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन उन ग्रहों की हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में केवल शनि तक के ग्रहों की ही बात करते हैं। अब आपको ये पीछे जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पर ये वेला है, ये एंटीलिया है, तो ये क्या है? ये नक्षत्रों के नाम है, ये तारा समूह है। यहाँ पर हर जो पॉइंट है वो एक तारे को दर्शाता है, ये तारा समूह है। अब हमें हमारे जो नक्षत्र देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक प्लेन पर जाएंगे। इसको अभी हम टॉप व्यू ले रहे थे, ऊपर से देख रहे थे अपने सोलर सिस्टम को, कि हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे आए तो ये रही हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के पीछे हमको ये छोटा सा हमारा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। पृथ्वी पर खड़े होकर हम सामने की तरफ देख रहे हैं, सूरज की तरफ देख रहे हैं अभी हम लोग। तो अब मान लीजिए हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो पीछे हमको ये जो राशि दिखाई दे रही है ये वर्गो है। अब ये जो वर्गो राशि है ये बनी कैसे, तो ये अलग अलग तारों से मिलकर बनी है और इसको हम वर्गो राशि बोलेंगे। वर्गो राशि का मतलब ये कन्या राशि है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य अभी कन्या राशि में होगा। अब हम थोड़ा सा और साइड में जाते हैं, इस तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब इसके पीछे जो हमको राशि दिखाई दे रही है वो कौन सी राशि होगी, लिब्रा राशि हो गई। तो अब अगर हम पृथ्वी से देखें और सूर्य है, और सूर्य के पीछे हमको कौन सी राशि दिख रही है, लिब्रा राशि। लिब्रा राशि का मतलब होता है तुला। अब हम क्या कहेंगे कि इस समय जो सूर्य है वो कहाँ है, तुला राशि में है। अब हम अगर ऐसी बात करें चंद्रमा की, तो देखिए इस पृथ्वी के ठीक पीछे ही हमको ये चंद्रमा भी हमको दिख रहा है। ये चंद्रमा हमारा इस तरफ आ गया, ये हमारा बुध है यहाँ पर सामने की तरफ। तो अगर हम बात करेंगे तो बुध भी यहीं सामने है और सूर्य भी सामने है, और इसके ठीक पीछे हमको तुला राशि दिख रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो सूर्य है और जो बुध ग्रह हैं वो इस समय कहाँ चल रहे हैं, वो इस समय तुला राशि में चल रहे हैं। यहाँ से खड़े होकर अगर हम मंगल को देखेंगे तो मंगल के पीछे जो हमें राशि दिख रही है वो स्कॉर्पियस दिख रही है, यानी कि वृश्चिक राशि दिख रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मंगल है वो कहाँ चल रहा है, इस समय स्कॉर्पियो राशि में चल रहा है। तो इस वेबसाइट का आप नाम देख लीजिए, सोलर सिस्टम स्कोप। अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप पर जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको और अच्छे से देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, कि ये जो स्कॉर्पियो जो राशि है ये हमारे प्लेन पर नहीं है, यानी हमारे पृथ्वी के ठीक सामने तो हमको दिख रही है, लेकिन पृथ्वी से भी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर हम वर्गो राशि की बात करें तो ये पृथ्वी से हमको ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो होता क्या है कि जब हम ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरे के पूरे अंतरिक्ष को नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग केवल यहाँ पर एक शीट पे मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग केवल यहाँ पर कुछ एक पोर्शन को ही पढ़ रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो हम किस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, इसको हम एक डिवाइड कर लेते हैं बीच से, कि ये बीच में से पृथ्वी की रेखा जा रही है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से हम एक एंगल खींचेंगे 9 डिग्री का, और यहाँ से एक एंगल खींचेंगे हम लोग 9 डिग्री का। तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो पृथ्वी से 9 डिग्री ऊपर और पृथ्वी से 9 डिग्री के बीच में जो पट्टी बनती है उस पट्टी के लिए ही पढ़ रहे होते हैं। जैसे 9 डिग्री यहाँ गया, तो अब क्या होगा, एक आपका सर्किल यहाँ इस तरफ बन जाएगा और एक सर्किल हमारा इस तरफ बन जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो पट्टी बनी आपकी, ये जो आपकी पट्टी बन गई ना, इस पट्टी के ऊपर जो नक्षत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, हम उनके बारे में ही पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा जुपिटर यहाँ है, तो हमारा जो वृश्चिक नक्षत्र है वो इससे नीचे की तरफ हो सकता है, और जो हमारा कन्या नक्षत्र है वो इससे ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे सकता है। ये पूरे के पूरे नक्षत्र और ग्रह एक सीधी लाइन में या एक प्लेन के ऊपर नहीं होते हैं, ये ऊपर नीचे होते हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो पट्टी बनती है इसको हम लोग भाचक्र बोलते हैं। अब एक बात और, यहाँ पर हम लोग तय करते हैं कि लग्न कैसे तय होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये जो लग्न का भाव है, ये जो लग्न भाव है, यहाँ पर 2 नंबर राशि है। अगर आप अपनी कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है 3 नंबर राशि लिखी हो, किसी और की कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी हो। लग्न में हमारे राशियाँ बदलती रहती हैं। तो अब हम लोग ये कैसे तय करते हैं कि लग्न में कौन सी राशि आएगी। इसका निर्धारण करते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो पूर्व दिशा की तरफ कौन सी राशि पड़ रही थी वो राशि हम लोग लग्न में डाल देते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जन्म के समय पूर्व दिशा की तरफ जो राशि थी उस राशि को हम लोग लग्न में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस समय पूर्व में
मकर राशि थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 नंबर लिख दिया, क्योंकि 10 नंबर का मतलब मकर होता है। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो अगला 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से राशियों को बढ़ाते जाएंगे और हमारी कुंडली में हमारी राशियां हम हर भाव में एक राशि को बैठा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में आ सकते हैं संडे को पूछने के लिए। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ग्रहों के कार्यकत्व पढ़ेंगे।